ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर नीट। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप 16 का ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे सल्फर और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है। सो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के बारे में बात कर लिए थे। ऑक्सीजन फैमिली में तो सल्फर भी आता है। तो सल्फर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, सल्फर और उसका कंपाउंड्स क्या क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 16। सबसे पहला है सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। मतलब हम लोग सल्फर के बारे में जानना है, मतलब सल्फर का कौन कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म्स होता है, कौन कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ऐसे तो सल्फर बहुत सारा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है जो हम लोग को जानना है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो मेनली हम लोग सल्फर का दो एलोट्रोपिक फॉर्म है मेनली, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक अमरफस। क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है। हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं ना कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है, और जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है उसको एमरफस बोलते हैं। ठीक है। तो मेनली क्रिस्टलाइन के बारे में ही है ना जानना है, और एनसीईआरटी में भी क्रिस्टलाइन के बारे में दे रखा है। फिर भी हम लोग एमरफस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। क्रिस्टलाइन में भी दो पार्ट होता है, एक होता है रोम्बिक सल्फर, एक होता है मोनोक्लिनिक। हम लोग है ना सॉलिड स्टेट में भी पढ़े थे, बहुत सारा टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता था, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक है ना, और रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, क्यूबिक है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है सल्फर का दो फॉर्म में होता है, एक होता है रोम्बिक सल्फर और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। अच्छा, रोम्बिक सल्फर को हम लोग अल्फा सल्फर बोला जाता है, अल्फा नाम देते हैं ना। ठीक है। और उसको बीटा नाम देते हैं, मोनोक्लिनिक को बीटा बोलते हैं। और अल्फा सल्फर जो है यानी रोम्बिक वाला ही सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछ सकता है सल्फर का कौन सा इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, तो बोलेंगे हम लोग रोम्बिक सल्फर, दैट इज अल्फा सल्फर। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ये रहता है। मोनोक्लिनिक जो है वो है ना उससे कम स्टेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो रोम्बिक सल्फर है इसको येलो रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, येलो कलर का दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पे देख सकते हो फिगर, ये येलो कलर का फास्फोरस होता है, सॉरी सल्फर होता है। ठीक है। और ये है मोनोक्लिनिक है ना, जो थोड़ा सा डार्क येलो होता है, लेकिन दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दैट मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ना, सल्फर एटम्स रहा होगा। ठीक है। ओके, एक होता है एमरफस। एमरफस हम लोग प्लास्टिक सल्फर भी बोलते हैं या मिल्क ऑफ सल्फर भी बोला जाता है। ठीक है। इसको गामा सल्फर बोलते हैं है ना, और कोलाइडल सल्फर भी बोला जाता है। ठीक है। तो खैर इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग जान लिए। तो अभी तक तीन टाइप का एलोट्रोप्स हो गया, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, गामा जो है वो अमरफस फॉर्म होता है। अल्फा किसको बोलते हैं, रोम्बिक को अल्फा सल्फर बोला जाता है, और बीटा बोला जाता है मोनोक्लिनिक को। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, तो बोलेंगे हम लोग अल्फा सल्फर, दैट इज रोम्बिक सल्फर। ओके, चलिए, है ना। यहाँ पे देखो प्लास्टिक सल्फर है, ये थोड़ा सा मिल्क ऑफ सल्फर भी बोला जाता है, क्योंकि मिल्क जैसा दिखाई पड़ता है, वाइट कलर का है ना, इसको मिल्क ऑफ सल्फर भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ से अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बारे में हम लोग जानना है। तो अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स अल्फा सल्फर मतलब क्या हो गया, रोम्बिक है ना, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब 95.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 95 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, तो वो बीटा सल्फर जो है ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। यानी 95.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे ये क्या बन जाता है, बीटा सल्फर बन जाता है, यानी मोनोक्लिनिक बन जाता है। इन हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक वाला एग्जिस्ट करता है या स्टेबल होता है। ठीक है। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। और जो रोम्बिक है दैट इज अल्फा सल्फर है, वो 95.6 यानी 95 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे क्या, स्टेबल एट लो टेम्परेचर। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सिंपली रूम टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बोलेंगे रोम्बिक। इसलिए तो बोले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो बोलेंगे रोम्बिक, यानी रूम टेम्परेचर पे वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ ली सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कुछ कुछ इसका प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट करके। जैसे पहला,
ठीक है। बोथ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर आर सॉल्युबल इन CH2 बट इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, क्योंकि सल्फर क्या है, सल्फर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब सल्फर जनरली S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। S8 का सल्फर का जो एटोमिसिटी है वो 8 होता है, दैट मीन्स 8 सल्फर मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब 8 सल्फर जब बन रहे होंगे तो उसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ये क्या लाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या होगा, नॉन पोलर, मतलब इसमें कोई पोलरिटी नहीं होगा, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है वो सॉल्युबल होगा नॉन पोलर में ही, ठीक है। तो CH2 भी नॉन पोलर होता है, ठीक है, इसलिए सॉल्युबल है किसमें, CH2 में। बट वाटर जो है वो पोलर नेचर का होता है, इसलिए इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक हम लोग सॉलिबिलिटी जब भी बात करेंगे तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला बात है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब एक जैसे में डिजॉल्व होगा। तो जो एसेट है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में CH2 भी यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए उसमें सॉल्युबल है। बट H2O क्या है, H2O यहाँ पे है पोलर है, पोलर है इसलिए यहाँ पे ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बोथ आर पकर्ड क्राउन शेप हैविंग S8 यूनिट्स, है ना, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का फॉर्मूला S8 ही होता है और एकदम राउंड शेप में होता है ना, मुड़ा हुआ रहता है, पकर्ड क्राउन शेप में, मतलब इसका हम लोग अभी शेप भी देखेंगे S8 का, है ना, क्राउन शेप में होता है, ठीक है। इसका यदि हम लोग शेप बनाना चाहे S8 का, इस तरह बनता है S8, ठीक है, क्राउन शेप, किस टाइप से, डब्ल्यू जैसा बनाना है, ठीक है, तो डब्ल्यू ही बना दिए, सॉरी, डब्ल्यू जैसा बनाना है, क्राउन शेप इसको बोलते हैं, है ना। टोटल 8 सल्फर है, 8 सल्फर है ना। एक सल्फर यहाँ बना दिए, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और एक जस्ट इसके नीचे, एक जस्ट इसके नीचे, फिर इसके भी जस्ट नीचे, फिर जस्ट नीचे, ऐसा, और डब्ल्यू जैसा बन गया है ना, इसको यहाँ से मिला दो ऐसा, कितना हो गया, दो दो चार दो छः, ऐसा एक और होगा ना, यहाँ पे एक सल्फर बीच में होगा, ठीक है, इस टाइप से, हाँ। तो ये डब्लू शेप का होता है, क्राउन शेप का होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं अच्छे से, सेंटर वाला, सेंटर पर रख देंगे एक सल्फर को, है ना, एक सल्फर को सेंटर, चारों के बीच में, एक दो तीन चार, इसके बीच में रख दो और इस टाइप से बना दो। तो ये होता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर, है ना, एसिड का। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि S2 इज पैरामैग्नेटिक सल्फर विच एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जनरली होता है क्या, है ना, कि जब हम लोग S8 को हीट करते हैं, हीट करेंगे, है ना, ऑन हीटिंग, ठीक है, ये टूट जाता है S6 प्लस S2 में, ठीक है। S2 जैसे O2 होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली का ही सल्फर भी है, तो जिस तरह O2 एग्जिस्ट करता है उस तरह S2 भी एग्जिस्ट करता है, बट ये ना हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है वेपर फॉर्म में, है ना। और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक है इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है, सिमिलर टू O2, क्योंकि O2 जो है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, 11th क्लास में हम पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग जो है O2 पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए सल्फर को भी पैरामैग्नेटिक ही लिया गया, क्योंकि एक ही है ना ग्रुप में आता है, सिमिलर टू, लिख देते हैं सिमिलर टू O2, ठीक है। चलिए, उसके बाद हो गया S6 चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर, है ना, तो यहाँ पे S6 जो आएगा, S6 जो है वो चेयर फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म मतलब, है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, मान के चलो S6 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो 4 सल्फर ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और एक सल्फर इधर बनाएंगे, एक सल्फर इधर बनाएंगे, और इसको ऐसा मिला देंगे, तो चेयर फॉर्म हो जाएगा, चेयर जैसा, ठीक है। तो ये इसका चेयर फॉर्म हो गया, मतलब, है ना, एक थोड़ा सा ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, है ना, और चेयर जैसा बना लेता है, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म खत्म हो गया, है ना, एक बार रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हैं क्या। एलोट्रॉप जो है वो अलग अलग, है ना, दो टर्म्स में था, दो फॉर्म था, क्रिस्टलाइन एंड अमरफॉस। क्रिस्टलाइन में दो टाइप था, अल्फा एंड बीटा, अमरफॉस गामा होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा मतलब रोम्बिक, बीटा मतलब मोनोक्लिनिक, है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे होता है अल्फा सल्फर, और हाई टेम्परेचर पे हम लोग लेंगे
बीटा सल्फर को, ठीक है। उसके बाद दोनों का फार्मूला, अल्फा और बीटा दोनों का फार्मूला जो है ना, S8 होता है, ठीक है। दोनों ही क्राउन शेप होता है, और जब उसको हम लोग हीट करेंगे S8 को तो S6 प्लस S2 में कन्वर्ट हो जाएगा। S2 जो है पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि O2 होता है पैरामैग्नेटिक, तो उसी तरह वो भी पैरामैग्नेटिक है। और S6 का शेप जो है वो कैसा होता है, चेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद दोनों ही इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल होता है CS2 में, ठीक है। बस यही सब था, खत्म। अब आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर कौन कौन सा कंपाउंड में आता है, तो मेनली हम लोग दो ही कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। दो कंपाउंड के बारे में डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है, एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया SO2, है ना, SO2, ठीक है। SO2 इसका फार्मूला हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस सबसे पहले इसका हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन, है ना, SO2 बनाने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले सल्फर को सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो तो SO2 बना लेगा। तो वही है, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विथ ए लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। सल्फर को बर्न करेंगे, है ना, सल्फर को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो बना लेगा SO2, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे SO3 बना लेगा 6 to 8%, बट मेजर यहाँ पे SO2 ही बनेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जिस तरह कार्बन को बर्न करते तो CO2 बनता है, सल्फर को बर्न करेंगे तो SO2 बनेगा, और क्या। इन द लेबोरेटरी इट इज readily generated by treating a sulfite with dilute sulfuric acid। मतलब सल्फाइड को, जैसे SO3, सल्फाइड मतलब होता है SA3 2-, इसको सल्फाइड बोलते हैं। सल्फेट होता है SO4 वाला, ये हो जाएगा SO3 2-, है ना। SO3 2- को हम लोग, है ना, किसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में। बाकी तो, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। आयन, जैसे आयन्स बन रहा है ना यहाँ पे, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हो। एसिडिक मीडियम में एसिड के प्रेजेंस हो रहा है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कैसे करते हैं बता दे रहे हैं। जिधर हाइड्रोजन कम रहेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, उधर H+ लगाते हैं, और जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर क्या लगाएंगे, H2O, बस। और जिधर ज़्यादा चार्ज उधर इलेक्ट्रॉन ऐसा लगा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे SO3 2- है, यहाँ SO2 है। सल्फर सल्फर तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन कम रहेगा तो H2 लगाना है, इधर ऑक्सीजन कम है तो एक H2 लगा दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है तो एक H2 लगा दिए। और जैसे ही H2 लगाएंगे तो इधर हाइड्रोजन भी आ गया, बट इधर हाइड्रोजन नहीं था, तो हाइड्रोजन कम रहेगा तो क्या लगाना है, H+। कितना हाइड्रोजन उधर है, 2, इधर एक भी नहीं है, तो लगा लो 2H+। जितना हाइड्रोजन कम रहेगा उतना H+ लगा लो, तो हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह बैलेंसिंग करने आना चाहिए, है ना। और नहीं आता है कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे, है ना। बस यही करना है, हाइड्रोजन कम रहेगा तो H+ लगाना, ऑक्सीजन कम रहेगा तो H2O लगाना है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियली इट इज प्रिपेयर्ड प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और, मतलब सल्फाइड और को हम लोग हीट करके भी SO2 बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं पहले भी, जिंक सल्फाइड है सपोज, इसको हम लोग रोस्टिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा, ZnO + SO2 ऐसा बना लेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आयरन सल्फाइड हो गया, FeS2 है, इसको हम लोग O2 से रिएक्शन कराएंगे तो बना लेगा Fe2O3 + SO2 ऐसा बना लेगा। तो सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फाइड और है ना, जिसमें सल्फर रहेगा उसको हम लोग रोस्टिंग करने से, रोस्टिंग मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऐसे ही है फर्स्ट पॉइंट जैसा, एयर के साथ बर्न करना है, तो जो है यहाँ पे फिर से SO2 बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मतलब ओवरऑल SO2 बनाने का बहुत सारा तरीका है, 3 मेथड है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको हम लोग समझ के याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन। अब जाते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मतलब है ना, किसी किसी रिएक्शन करेगा, क्या क्या गुण है ना। सबसे पहले कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, है ना, पंजेंट मतलब तीखा, बहुत ज़्यादा कड़वा स्मेल आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, है ना, पंजेंट स्मेल होता है इसका। यानी पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पंजेंट, है ना, कड़वा स्मेल होता है। इट इज़ हैवियर देन एयर एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हैवियर है, भारी है ना, भारी होगा ही वाटर, सॉरी एयर से। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बस यही सब होता है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसका
एटॉमिक मास लेंगे ऑक्सीजन का तो 28, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32। ठीक है, बट वही हम लोग SO2 का ले लेते हैं, SO2 का, तो यहाँ पे देखो ये 32 + 32 64 हो जाएगा। तो भारी हो गया ना, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो भारी तो होना ही है। एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है ना। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इस तरह बनेगा, इस टाइप से। तो इसमें क्या हो गया एक तरह से, है ना, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी उल्टा लिख दिया, पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल है तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, चार्ज होने से पोलरिटी आ जाता है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, सल्फर पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो सल्फर पे प्लस, तो पोलरिटी आ गया, इसलिए क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। इसलिए सॉल्युबल इन वाटर, वाटर भी तो पोलर पोलर है, तो वाटर में सॉल्युबल होगा। हाईली सॉल्युबल इन H2O। ठीक है, उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड है ना, दस डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरस एसिड। हम लोग जानते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, मेटल ऑक्साइड रहता है तो बेसिक नेचर का होता है, बट ये एसिड है ना। SO2 नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड जो है एसिड होगा। कैसे एसिड होगा, जैसे ही SO2 को पानी में रखोगे, पानी में डिजॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये बना लेगा H2SO3। इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड बना लिया। सल्फ्यूरस H2SO3 का फॉर्मूला होता है मतलब नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड एक एसिड है। इसका मतलब क्या है कि SO2 की वजह से ही एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। H2O तो न्यूट्रल था, H2O क्या था, न्यूट्रल। SO2 जैसे डिजोल्व किया तो एसिड बन गया, इसका मतलब SO2 ही जो है एसिडिक नेचर का रहा होगा। इसलिए जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। चलो, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि वैसा एलिमेंट है ना, जैसे सल्फर का यहाँ पे SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, सल्फर का निकालेंगे x + -2 होता है ऑक्सीजन का, इंटू 2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +4। तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +4। देखो सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, सल्फर का मैक्सिमम होता है +6 और मिनिमम होता है -2। बट अभी क्या है, +4 है, तो इन दोनों के बीच में है, -2 और +6 के बीच में, ये मैक्सिमम होता है और ये क्या होता है, मिनिमम। तो जब भी है ना इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 से यदि +6 जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और +2 से माइनस तरफ जाएगा है ना, तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कहलाएगा। ठीक है, तो ये बीच में है, इंटरमीडिएट है, इसलिए दोनों तरह काम करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो ध्यान रखना, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा है ना, जो एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अपना डिक्रीज कर सकता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पे, ये रहा SO2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस भी होगा, ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे SO2 दिख रहा है, ये SO2 है ना, इस साइड में है ना, ये SO2 हो गया, इस साइड में ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है और इस साइड में रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान रखना, तो SO2 का सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया +4 है ना, सल्फर का तो +4 था। जब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग अभी बताएं, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है, सॉरी इंक्रीज कर सकता है, सॉरी। ठीक है, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा बोल दी, सॉरी, डिक्रीज करेगा ना, इधर भी सही लिखेंगे क्या, वो हाँ गड़बड़ लिखेंगे यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सॉरी है ना। जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अपना इंक्रीज करेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंक्रीज जब भी होगा तो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन, लेकिन जो करवा रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो करवाएगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं एक बार है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए है ना।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो बोलना विच कैन डिक्रीज इज, विच कैन डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। विच कैन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, बट दूसरे को क्या करेगा, दूसरों को डिक्रीज करा देगा। अपना, ये अपना का बात कर रहे हैं, जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों का बढ़ा देगा, दूसरों का बढ़ा देगा तो ऑक्सीडेशन करा देगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का क्या करेगा, खुद का डिक्रीज, दूसरे का इंक्रीज, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सल्फर +4 है, +4 से सपोज एस में चला गया तो सल्फर का यहाँ 0 हो गया, तो +4 से 0 तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अपना तो घटा लिया, दूसरों को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी सपोज Br- है, Br- यहाँ पे -1 है, Br- का, ठीक है, -1 से कहाँ चला गया, 0, देखो इंक्रीज कर दिया, Br2 0 फॉर्म में रहेगा, तो क्या हो गया, ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। उसी तरह I- है, I- है, तो I- में -1 है, वहाँ से कहाँ चला गया, 0, फिर से इंक्रीज कर गया, मतलब दूसरों को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, खुद अपना करे क्या करेगा, डिक्रीज, खुद अपना डिक्रीज करेगा, दूसरों को इंक्रीज करेगा, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलेंगे। सल्फर का देखो H2S में सल्फर का -2 है, अब यहाँ से कहाँ चला गया ये, सल्फर में, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो फिर से इंक्रीज हो गया सल्फर H2S का, मतलब सल्फर का, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर का होगा, जब अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा दूसरों को क्या कर लेगा, दूसरों को डिक्रीज करा देगा। जैसे यहाँ पे Cr का निकालेंगे तो +6 आएगा, यहाँ देखो +3 में चला गया, तो +6 से +3 इसका घट गया, और इसका देखो SO2 से SO4 2- में चला गया, तो यहाँ सल्फर का निकालोगे तो +6 आ जाएगा, तो इसका क्या हो गया, +4 से +6, ठीक है। तो ये अपना ऑक्सीडेशन बढ़ा रहा है, दूसरों को क्या करेगा, घटा देगा। जैसे Cr2O7 का घट गया, MnO4- यहाँ पे +7 में होगा, +7 से +2 चला गया, Fe3+ से Fe2+ चला गया, ठीक है। कलर भी याद रखे, तो जैसे कि Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन इसको बोला जाता है, इसका ऑरेंज कलर होता है, तो जब कन्वर्ट होगा तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पर्पल कलर होता है ना, जब इसमें कन्वर्ट होगा Mn2+ में तो कलर लेस हो जाता है, और आयरन Fe3+ जो येलो होता है Fe2+ में कन्वर्ट होगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान रखना है कि जब सल्फर SO2 है ना, SO2 जब SO4 2- में जा रहा है, इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +4 से कहाँ चला गया, +4 से चला गया +6 में, +6 मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, तो ये कैसा काम करेगा, बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, घटाएगा तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो +4 से सपोज सल्फर में कन्वर्ट हो गया तो 0 में, तो ये घट गया तो क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और बाकी को यदि ये खुद घट रहा है तो बगल वालों को बढ़ा देगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे रिएक्शन दिया रहा था, ठीक है, मान के चलो ऐसा रिएक्शन था कि Br- है, उसको SO2 से रिएक्शन करा दिए, ठीक है। तो देखो Br- का मिनिमम है, ब्रोमीन का मिनिमम -1 होता है, तो -1 है तो और तो नहीं घट सकता है ना, इसलिए और तो नहीं घट सकता है, वो तो यहाँ पे बढ़ेगा ही, है ना, जो भी होगा बढ़ेगा ही, इसलिए यहाँ पे SO2 कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बढ़ा रहा है। लेकिन Cr का देखेंगे, Cr2O7 यहाँ तो +6 है, मैक्सिमम में है, यानी जो मैक्सिमम में है ऑलरेडी है, हाँ, जो मैक्सिमम ऑलरेडी है उसको घटा देगा SO2, और जो मिनिमम में ऑलरेडी है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। तो जैसे Br- SO2 से रिएक्शन करेगा तो Br- कन्वर्ट हो जाएगा Br2 में, और SO2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा S में, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा S में, और बाकी तो बैलेंस करना है ना, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलो एक बैलेंस करके दिखा देते हैं, ठीक है। मान के चलो हम लोग ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलो कोई भी ले लेते हैं, Fe3+ वाला ले लेते हैं, चलो, या हाँ चलो उसी को ले लेते हैं Fe3+, तो Fe2+, तो Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, ठीक है। तो SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमको देखना है कि SO2 किस में कन्वर्ट होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 3 से 2 गया है ना, 3 से 2 गया, तो ऑक्सीडेशन में इसका घटा, तो इसका क्या होना चाहिए, सल्फर वाला के बढ़ेगा, तब इसका मतलब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा मतलब SO4 2- में चला जाएगा, ठीक है, SO4 2- में चला जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना भाई, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है, देखो एक तो है कि
ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना बताते हैं। चलो तो अभी बताएं क्या, जिधर है ना ध्यान रखना है कि जिधर हाइड्रोजन कम रहेगा उधर H प्लस लगाएंगे, और जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर H2 लगाएंगे, है ना। ये लास्ट में लगाना है, ये लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी पहले ऑक्सीडेशन पर चेंज निकालो। पता है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चेंज आया, कितने का चेंज आया, तो बोलेंगे 1 का चेंज आया। बहुत बढ़िया। कितना एटम्स था Fe का, 1, तो 1 ही रहा। अब SO2 से चला गया SO4 में, SO2 से चला गया SO4 2 माइनस में, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे सल्फर का कितना था, +4, यहाँ पे +6, कितना का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 2 का। सल्फर का कितना एटम है, 1, तो 1, ठीक है, तो 2 ही का चेंज आया। अब देखो इसमें 1 का चेंज, इसमें 2 का, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, है ना। बताओ, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2Fe3+ कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और SO2 में 1 का मल्टीप्लाई, और इधर जो का त्यों रखेंगे, है ना। यहाँ तक समझे, जो भी चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा उसको क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे Fe3+2+ गए तो 1 का चेंज आया, SO2 में सल्फर का +4 था, यहाँ +6, तो 2 का चेंज आया। और 1 से क्यों मल्टीप्लाई करें, जितना एटम था उतना, सल्फर का यहाँ 1 एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई, Fe का 1 एटम था तो 1 से मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 × 1 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चेंज आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, S वाला में 2 का चेंज आया तो इसको Fe वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Fe वाला में 1 का चेंज आया तो 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद क्या करना है, इतना करने के बाद अब राइट साइड को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेंगे। राइट साइड को क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड तो 2 Fe है यहाँ, यहाँ 2 लगा लिए, खत्म। अब जो है, अब क्या करना है, इतना तक समझ गए। S यहाँ पे 1 था तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना है। अब जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H+ लगाएंगे, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2 लगा दो, बस इतना ही करना है। अब कितना हाइड्रोजन कम है, देखो यहाँ पे 2Fe बैलेंस हो गया, सल्फर सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन है 4, तो इधर ऑक्सीजन 2 कम है, तो ऑक्सीजन कम रहेगा तो क्या लगाना है, H2O। कितना H2O लगा देंगे, 4 ऑक्सीजन था, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कम है तो 2H2O लगा दो, इधर 2H2 लगा दिए। और जैसे ही 2H2 आया तो 4 हाइड्रोजन भी आ गया, तो 4 हाइड्रोजन इधर नहीं है तो हाइड्रोजन कम रहेगा तो 4H+ लगा देंगे, ठीक है, 4H+ लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा ही जो है बैलेंस करना है, ओके। तो किसी को भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे MnO4- से MnO++ वाला जा रहा है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। मान के चलो कि MnO4- से Mn++ में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगेन SO2 किस में कन्वर्ट होगा, SO4 2- में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Mn का +7 है, Mn को ऑक्सीडेशन निकालोगे तो क्या आएगा, +7, और ये +2 में चला गया, तो चेंज कितने का है, चेंज आ गया यहाँ पे 5 का चेंज, है ना, 5, और नंबर ऑफ मैग्नीशिक एटम कितना है, 1 है, तो 5 का चेंज। सल्फर अगेन, सल्फर यहाँ पे +4 था, +4 से +6 गया, कितने का चेंज आया, 2 का चेंज, है ना। चेंज हमेशा मैग्नीट्यूड में लेना है, ठीक है, तो 2 का चेंज आया। और नंबर ऑफ एटम सल्फर कितना था, 1 ही था, तो 2 का चेंज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस सल्फर वाला में 2 का चेंज आया तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 MnO4- और इसको 5 से, 5SO2, तो इधर आ गया, थोड़ा जगह छोड़ देना यहाँ पे, इधर जो करती हूँ लिखेंगे, है ना। इधर जो है राइट साइड में कुछ चेंज नहीं करना है, राइट साइड में अभी कुछ नहीं करना है, फिर बाद में हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। दैट मीन्स अब देखो यहाँ 2 Mn है तो यहाँ 2 लगा लिए, 5 सल्फर है तो 5 लगा लिए, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा जो है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से राइट साइड में बैलेंस करेंगे, लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई से, राइट साइड में हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। हाँ, अब जो है, अब क्या करना है फिर से, है ना, इतना हो गया, तो अब जिधर हाइड्रोजन कम है उधर हाइड्रोजन लगा देंगे, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2 लगा देंगे, बस। जितना हाइड्रोजन कम रहेगा, जितना ऑक्सीजन का, जैसे Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 4 × 8, और यहाँ देखो 5 × 10, 10 + 8 हो गया 18, यहाँ देखो 5 × 4 = 20 हो गया, तो यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, तो क्या करना चाहिए, इधर एक H2 लगा देना चाहिए, सॉरी 2H2 लगा देना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। इधर 8 था और इधर 10, 18 + 2 20 हो गया, इधर भी 20 हो गया,
अब हाइड्रोजन यहाँ 4 आ गया, तो इधर क्या लगा लेंगे, है ना, हाइड्रोजन कम रहेगा तो 4H प्लस लगा लेते हैं, 4H प्लस, बस हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। ये तो हम लोग यहाँ दोनों में देखा जाए तो SO2 कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। SO2 यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मान के चलो कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Br माइनस वाला है ना, यहाँ Br माइनस ले लिए और ये कन्वर्ट हो रहा है Br2 में सपोज, तो SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा S में। क्यों, क्योंकि Br माइनस -1 से कहाँ चला गया, 0 में, तो इसका ऑक्सीडेशन में बढ़ गया। ये -1 से कहाँ चला गया, 0 में, ऑक्सीडेशन में बढ़ा, तो इसका घटना चाहिए, इसमें यहाँ +4 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, घटेगा, यानी 0 हो जाएगा। तो अब इसको बैलेंस करते हैं ना, फिर से इसका चेंज निकालो, यहाँ से यहाँ गया, चेंज कितने का आया, चेंज कितने का, 1, -1 से 0 किया तो 1 का चेंज, 1 × 1। Br का यहाँ पे कितना आइटम है, लेफ्ट साइड ही देखना है, एक ही आइटम है। अगेन सल्फर में कितने का चेंज आया, सल्फर में चेंज आया कितने का, देखो 4 से +4 से 0 गया तो 4 का चेंज आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे Br में, तो 4 Br माइनस, और SO2 में 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 करने की जरूरत नहीं है, इधर Br2, इधर सल्फर। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से राइट साइड बैलेंस कर लेंगे, तो 4 Br है तो यहाँ पे 2 लगा लिए ताकि 4 हो जाए, और सल्फर इधर 1 है तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन कम है तो H2 लगाएंगे, ऑक्सीजन कम है तो, सॉरी, हाइड्रोजन कम है तो H प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन कम है तो H2 लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था तो इधर लगा लेंगे, ऑक्सीजन कम है तो H2, 2 ऑक्सीजन कम है तो 2H2, 4 हाइड्रोजन कम है तो 4H प्लस, इधर कहीं पर भी 4H प्लस लगा, इधर लगा 4H प्लस। तो इस तरीके से सब बैलेंस हो जाएगा, चेक कर सकते हो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चेक करना है, देखो तो 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 Br है, इधर भी 4 Br है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया। चार्ज भी देखो 4 इधर +1 × 4, +4 चार्ज हो गया, -1 × 4 -4 हो गया, +4 -4 0 चार्ज हो गया, इधर भी कोई चार्ज नहीं है राइट साइड में, तो 0 हो गया, दैट मीन्स ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, खाली इतना याद रखोगे कि I-2 में कन्वर्ट होगा और SO2 कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में, ठीक है, H2S S में कन्वर्ट होगा तो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा S में, और इधर वाला भी कर सकते हो। तो आई होप ये सब रिएक्शन सब बना लेंगे, है ना, एक बार अपने से सब ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ I- रहता, I- SO2 से रिएक्शन करता है तो I- I2 में कन्वर्ट होगा तो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा S में। क्यों, I- I2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब SO2 इधर जा रहा है, S में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं पे Cr2O7 रहता, Cr2O7 2 माइनस रहता, ठीक है, और SO2 से रिएक्शन को आते हैं तो Cr2O7 डबल माइनस, तो Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा फिर किधर, SO4, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब रिएक्शन जो है बैलेंस कर लेना है, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ, है ना, कुछ क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Fe3 प्लस साल्ट। फिर से वही क्वेश्चन है ना, पूरा Fe3 प्लस साल्ट से जब पास करेंगे SO2 को, ये SO2 गैस है, इसको Fe3 प्लस साल्ट से पास करेंगे तो क्या होगा, तो Fe3 प्लस, आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +3 है, तो +3 है तो बढ़ाएगा नहीं, वो घटाएगा ही, तो घटाएगा तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस चला जाएगा। सपोज इसका घट गया तो SO2 का क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा मतलब ये कहाँ चला जाएगा, SO4 2 माइनस में, एक का घटेगा तो दूसरे का क्या होगा, एक का घटना चाहिए, मतलब आयरन का मैक्सिमम +3 है, वो तो बढ़ा नहीं सकता और घटाएगा ही, तो घट गया सपोज या फिर 2 प्लस में चला गया, तो SO2 +4 में है तो +6 में जाएगा, +6 में किस में जाता था, SO4 2 माइनस में था, जो अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन, देखो यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, और SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस में, और इस तरीके से बन जाएगा। और ज़्यादा लिखना है तो ऐसे लिखे, तो पहले येलो कलर का, है ना, सॉल्ट था, अब ग्रीन कलर का बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो आंसर समझ गए होंगे, यहाँ पे येलो कलर का था, अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ग्रीन। और रिएक्शन को बैलेंस कर देना है ना, जो अभी रिएक्शन बताए पहले वाला वही लिख देना है। उसके बाद पूरा कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल, आर द 2 SO बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल। पर क्या SO2 मॉलिक्यूल में जो SO बॉन्ड है वो कैसा है, क्या दोनों इक्वल है। तो देखो SO2 का स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो अभी बनाए भी थे, है ना,
SO2 बनाना है तो इस टाइप से होगा, डबल बॉन्ड हो और इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या दोनों तरफ डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब डबल बॉन्ड जरूरी नहीं इधर ही हो, इधर भी हो सकता है। और जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं कि ये सल्फर हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड तो इसमें भी होगा, एक बॉन्ड इसमें भी होगा, ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ सेम होगा। जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ क्या होना है, सेम। तो लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इन SO2 the two SO2 bond, the two SO bonds, SO bond ना, SO bonds आर इक्वल। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से है ना, दोनों बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। बस यही लास्ट टॉपिक है सल्फर का, लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आता है H2SO4, हम लोग को पता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक ऑक्सो एसिड्स भी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ केमिकल्स, है ना। तो किंग, जैसे H2SO4 हम लोग बोलते ही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल का किंग बोला जाता है, है ना। खैर उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, है ना, तो प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड या प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना, नाम सुने होगा पहले से ही, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे होता क्या है। ठीक है, विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, तो इसमें कुछ स्टेप्स है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया के प्रिपरेशन में, है ना, हम लोग पढ़े थे हैबर्स प्रोसेस, है ना, उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में ऑस्वाल प्रोसेस होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में हम लोग ऑस्वाल प्रोसेस पढ़े थे, अमोनिया में हैबर प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें जो कुछ कुछ स्टेप्स है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो है ना, सबसे पहले देखना करना क्या है, सल्फर हमको H2SO4 बनाना है। सबसे पहले करते क्या है, पूरा स्टेप्स हम एक ही बार बता देते हैं शॉर्ट में। मान लो सल्फर को पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो जानते हैं सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बनेगा ऑब्वियसली। फिर इसको, है ना, O2 से कराएंगे थोड़ा और ज़्यादा, है ना, एक्सेस में, तब बना लेगा SO3। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दैट मीन्स, है ना, रिवर्सिबल भी है और एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें एनर्जी रिलीज होगा और वापस भी SO2 में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए यही प्रोसेस सबसे लेंदी होता है। मतलब जब भी रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक होगा तो उसके लिए हाई हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ली चटलेट प्रिंसिपल। ठीक है, और साथ साथ कैटलिस्ट भी यूज़ करना, मतलब इस सोचो ना कि SO2 कन्वर्ट हो गया SO3 में और वापस कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में, तो फिर SO3 बन ही नहीं रहा है। तो फॉरवर्ड जाने के लिए कुछ कुछ कंडीशन लगाना पड़ता है। इसके लिए कंडीशन होता है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, और कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं V2O5। तीन चीज़ याद रखना है, पहला हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट V2O5। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। लो टेम्परेचर क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पे, है ना, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है और फिर वापस टेम्परेचर दे देंगे तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, वापस ही कन्वर्ट होने लगेगा। इसलिए जो भी हीट रिलीज हो रहा है उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाएंगे तो उतना हीट नहीं मिलेगा तो वापस बैक नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए टेम्परेचर को कम किया जाता है। निकाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली SO3 बन गया है। यदि SO3 बन जाता है, यही लेंदी प्रोसेस है, यहाँ बन गया तो इसको फिर H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। अजीब है, H2SO4 ही बनाना है और H2SO4 से ही रिएक्शन कराते हैं, है ना। इसलिए इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोला जाता है। कॉन्टैक्ट, उसी से कॉन्टैक्ट करा करा के बनाना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बन जाता है H2S2O7, H2S2O7। इसका नाम है ओलियम, है ना, ओलियम। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसको वाटर में, है ना, वाटर में डिजोल्व कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, है ना, तो एक तरह से बना लेगा, फिर से H2SO4 बना लेगा, लेकिन ट्वाइस ऑफ H2SO4 आ जाएगा, मतलब दो दो गुना आ जाएगा। एक H2SO4 यूज़ किए, 1 मोल यूज़ किए तो 2 मोल बनेगा।
इसलिए इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, और H2SO4 बनाने का अच्छा तरीका है ना। ठीक है, तो सिंपल है। कितना स्टेप में हुआ, एक तो सल्फर को O2 में एक स्टेप हो गया सल्फर से SO2 बनाना, फिर SO2 से SO3, यही लेंदी प्रोसेस होता है। फिर SO3 को H2SO4 से कराएंगे कॉन्टेक्ट करा के, तो H2SO7 ओलियम बना लेगा, और फिर इसमें पानी मिला देंगे तो H2SO4 बन जाएगा। 4 स्टेप्स हो गया एक तरह से। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान, बस इतना समझ गए हैं तो प्रिपरेशन खत्म, यही समझना था। तो पहला क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब किसी तरीके से SO2 बनाना है, चाहे सल्फाइड और फिर बना ले। सल्फाइड हम लोग जानते हैं, SO2 के प्रिपरेशन भी पढ़े हैं, बहुत सारा मेथड है SO2 बनाने का, तो SO2 बन जाना चाहिए। तो सल्फर को मान के चलते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बन गया, या सल्फाइड और हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, उसको ऑक्सीजन से कराएंगे तो भी SO2 बनेगा। तो SO2 बनना है, ठीक है, इस प्रोसेस में SO2 बनेगा। दूसरा, अब जो SO2 बना उसको SO3 में कन्वर्ट करेंगे, वही नहीं कर रहे थे यहाँ पे, SO2 को क्या कर रहे थे, SO3 में कन्वर्ट कर रहे थे। तो कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, जो SO2 है, चलो दूसरा पेन लेते हैं, ये जो SO2 है, ठीक है, O2 से रिएक्शन करता है, सब गैस ही है ना, और बना लेता है रिवर्सिबल रिएक्शन SO3 गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, सब गैस है। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, इधर 2 6, इधर भी 6, बैलेंस हो गया। सो ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है। सो रिएक्शन इज द अबव, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द अबव रिएक्शन इज, ग्रीन ले लेते हैं, द अबव reaction is exothermic and reversible, exothermic and reversible. So condition for forward reaction, reaction are कंडीशंस लिख देते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेंगे, जो भी हीट रिलीज हो रहा है उसको निकालते जाएंगे, है ना, ताकि फिर उसे वापस बैक ना आए। दूसरा, हाई प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा देंगे तो जिधर मोस्ट ज़्यादा है उधर ही इफेक्ट पड़ेगा। जो तो इधर देखो 2 1 3 मोल है, इधर 2 ही मोल है, तो उधर इफेक्ट पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा रिएक्शन करने लगेगा ताकि फॉरवर्ड जाए। ठीक है, और थर्ड, कैटलिस्ट, V2O5 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो फाइनली ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हो फाइनली, है ना, क्या फाइनली हो जाएगा, 2SO2 प्लस O2, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा जब V2O5 रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा एंड हाई प्रेशर रहेगा, है ना, तो बना लेगा 2SO3 बना लेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या होगा, सॉरी, हाँ ये सेकंड था ना, थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, सॉरी, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो SO3 बना, है ना, अब कुछ नहीं करना, बस इतना ही है। SO3 को H2SO4 से कराएंगे, जो पहले बताए थे वही, तो बना लेगा H2S2O7 ओलियम बना लेगा, और क्या। ठीक है, और इसको फिर डाइल्यूशन करेंगे, H2S2O7 को वाटर में मिला देंगे तो फिर से H2SO4 बना लेगा, 2H2SO4, मतलब एक H2SO4 लगाएं तो एक और मिल गया, 2 मोल H2SO4 आ गया। ठीक है, तो फायदा तो हुआ ही, है ना, H2SO4 बनाने का एक तरीका हो गया ही। और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, इसी का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो है ना, बहुत ही आसान था, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, खाली याद रखना कि हाई हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं V2O5। ओके, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एनिमेशन नहीं लगा है, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देख लेते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कलरलेस होता है, ऑयली लिक्विड है, हम लोग जानते हैं। H2SO4 देखे होंगे लैब में, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है जैसे वाटर होता है वैसे ही होता है, लेकिन ऑयल टाइप का होता है, थोड़ा ऑयली नेचर का होता है। ठीक है, कलर इसका बिल्कुल भी नहीं होता, ऑयली लिक्विड होता है। उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब क्या है
कि देखो सल्फर का, फिर से देखो H2SO4 में सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और ये हाईएस्ट में है, हाईएस्ट में है तो ये अपना ऑक्सीडेशन जब भी हाईएस्ट में होगा तो ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है। ठीक है, तो जब भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सल्फर का तो मैक्सिमम +6 होता है और +6 में ही है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है। जो घटा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बढ़ा सकता था उसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2 दोनों जैसा काम कर रहा था क्योंकि इंटरमीडिएट में था, है ना। बट H2SO4 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का +6 है, इसलिए अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है। तो ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस इसमें होता है, हम लोग देखेंगे अभी रिएक्शंस। फिर कंसनट्रेट H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर, वाटर जो है रिमूव कर लेता है ना, वाटर रिमूव कर लेता है। कैसे करता है अभी देखते हैं ना, अभी सब रिएक्शन एक एक करके देखेंगे। फिर H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, Ka1 + Ka2 होता है, मतलब 2H+ दे सकता है। H2SO4 को जब तोड़ेंगे तो 2H+ देगा, मतलब एक H+ देगा, फिर दोबारा H+ देगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो अभी वो भी बात करेंगे हम लोग। फिर कंसनट्रेट H2SO इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये लेस वोलाटाइल है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। उसका डाइल्यूट H2SO4 इज एसिडिक ओनली, है ना, ध्यान रखना, नाइदर ऑक्सीडाइजिंग नॉट डिहाइड्रेटिंग। मतलब जब डाइल्यूट लेंगे, है ना, तो डाइल्यूट रहेंगे तो H2SO4 के साथ साथ वाटर भी आ गया, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक नेचर शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग नेचर शो नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके हम लोग सब रिएक्शंस भी लिखते हैं, रिएक्शंस आ जाता है, ये सब सब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, ठीक है, रिएक्शंस में हम लोग बात करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बात कर लेते हैं। चलो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, उसको हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल C12H22O11। ठीक है, ये हो गया सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, H2 बाहर निकाल दो। कितना H2 बन सकता है, कितना बनेगा, देखो H2 दो हाइड्रोजन है, मतलब 12 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 6 H2 बाहर निकाल दो। 6 H2 जैसे बाहर निकालेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी C12H22 होता है ना, तो 11H2 बाहर निकाल दो, सॉरी, है ना, 11H2 बाहर निकाल दो। 11H2 जैसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना। तो देखो 11H2 बाहर निकल जाएगा, तो 22 हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन भी 11 चला गया, खत्म, ये पूरा खत्म, सिर्फ कार्बन बच जाएगा। कितना कार्बन, 12, तो बैलेंस करने के लिए 12 लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है, मान लो यहाँ पे लिखा रहा था HCOOH, मतलब मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से भी H2 बाहर निकालो, H2 बाहर निकालो, तो क्या बन जाएगा, देखो H2 बाहर निकलेगा तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, एक तो बनेगा H यहाँ से निकला, एक यहाँ से OH निकला, OH बाहर निकल गया, बच गया CO बना लेगा। मान लो ये है ना, फॉर्मिक एसिड है, इसको, है ना, ये हो गया फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, IUPAC नेम। ऑक्जेलिक एसिड होता है सपोज ऐसा, है ना, COOH और फिर से COOH। ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है, फिर से वैसे ही, फिर से HOH निकालेंगे, यहाँ से H निकाल लो, यहाँ से OH, तो हो जाएगा H2O। बचेगा क्या, ऊपर में SiO2 बचेगा और नीचे में CO बचेगा। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड है, ये नाम क्या हो गया इसका, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, दो गो COH आएगा तो उसको बोलते हैं COH या COH को होल टू, या H2C2O4 भी लिखते हैं शॉर्ट में, है ना। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, H2C2O4। इसको हीट करेंगे तो H2 बनेगा प्लस CO2 बनेगा और CO बनेगा। तो ये हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। जब भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा तो H2 बाहर निकाल देना और जो बच गया उसको लिख देना है। ठीक है, और ऐसा जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में ही करना है। ठीक है, तो H2SO4 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखें हम लोग, है ना, ये हम लोग पढ़ लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद
है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो H2SO4 का जो रिएक्शन है ना, ये मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और नॉन मेटल के साथ भी। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, बोरोन, है ना। तो कार्बन को कन्वर्ट कर देता है CO2 में। ऑक्सीडेशन है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी काम करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और कार्बन का बढ़ जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कर देगा अगेन H2SO4 में, इसको कर देगा H3PO4 में, इसको करेगा HiO3 में, और इसको करेगा H3BO3 में। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ये। उसके बाद नॉन है ना, मेटल के साथ जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो जिंक को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, इस टाइप से। ठीक है, तो रिएक्शन को लोग देख लेते हैं, चलो आ जाओ। जैसे रिएक्शन कर लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस CO2, सॉरी प्लस फास्फोरस, चलो कोई भी एक ले सकते हैं, कार्बन, फास्फोरस, P4 ले लीजिए चलो। तो इसका क्या होगा, है ना। तो इसको जो है दो स्टेप में कन्वर्ट करना है। पहले तो H2SO4 टूट के बना लेगा SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O प्लस नेशनल ऑक्सीजन, ऐसा लेना है। H2SO4 हमेशा तोड़ के इसको हमेशा इसी में कन्वर्ट करना है। और फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में। मतलब यहाँ जितना था, है ना, सब अपना एसिडिक फॉर्म में, सल्फर H2SO4 में, फास्फोरस H3PO4 में, आयोडीन HiO3 में, और बोरन H3BO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉन मेटल के साथ हम लोग करा रहे थे, फास्फोरस साथ कराएं तो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट H2SO4 हमेशा इसी में कन्वर्ट होगा, SO2 प्लस H2O प्लस नेशनल ऑक्सीजन, और फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एक, है ना, बहुत कम समय के लिए एक ऑक्सीजन बनेगा, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। उसी नेसेंट ऑक्सीजन के यहाँ पे उठा के ले आओ और फास्फोरस से रिएक्शन कराएंगे तो बना देगा H3PO4। अब क्या करना है कि बैलेंस कर लेंगे, ऊपर वाला तो बैलेंस दिख रहा है नीचे वाला बैलेंस करो 4 फास्फोरस है तो यहाँ पे 4 लगा लेंगे ताकि फास्फोरस बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन कितना आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया 12। जब हाइड्रोजन कम रहेगा इस टाइप का रिएक्शन में, नॉन आयनिक रिएक्शन में, तो H2 लगाना है एक ही H2 लगाना है और बैलेंस कर लेना है। तो H2 लगा लिए और बैलेंस कर लो, 4 तो या 12 है तो 6 हाइड्रोजन लगा दिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 4 16, यहाँ पे 6 हो गया तो 10 लगा लेंगे, बस हो गया बैलेंस। ठीक है, तो नीचे वाला भी बैलेंस हो गया, ऊपर वाला भी बैलेंस हो गया। ओहो, एक सेकंड। तो इस टाइप का रिएक्शन करना क्या, H2SO4 हमेशा SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में जाएगा, फिर नेसेंट ऑक्सीजन को उठा के ले आएंगे और जो दिया रहेगा, जैसे फास्फोरस दिया तो फास्फोरस को H3PO4 में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन यदि इधर है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो H2 लगा के बैलेंस कर देना है। और फाइनली जो है नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करेंगे। देखो 10 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो गया, कट गया, तो बना लेगा 10 H2SO4। ठीक है, प्लस 10 से मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड वाला राइट साइड। 10H2SO4 प्लस P4 प्लस 6H2O। कुछ कुछ लोग पढ़े हैं इसको तो उन लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 10SO2 प्लस 10H2O, राइट साइड वाला राइट साइड लिख रहे हैं, प्लस 4H3PO4। तो टेंशन नहीं लेना है ना, जो पढ़े हैं उनके लिए भी वही है, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी सेम फिर से हम बता दिए है ना।
अब क्या करना है, H2O यदि दोनों तरफ आ गया तो एक साइड ले जाना है, ठीक है। तो 10H2SO4 आ गया प्लस P4, और राइट साइड में ले जाएंगे तो 10SO2 प्लस 10 - 6 4H2O प्लस 4H3PO4, ऐसा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब रिएक्शंस बना सकते हैं। सब रिएक्शंस में वैसे ही होगा। तो यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिसमें अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है। सल्फर जो है यहाँ +6 में था, SO2 में कन्वर्ट हो रहा था, +4 में जा रहा है। देखो यहाँ पे SO2 में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो +4 में जा रहा है। लेकिन फास्फोरस का जीरो था, फास्फोरस का जीरो था, जीरो से कहाँ जा रहा है, +5 में, तो बढ़ जा रहा है। इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलो, तो दोनों हम लोग सीख लिए है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, क्यों, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। H2SO4 है ना, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो एसिड है, दैट मीन्स H2SO4 है ना। ये टूटेगा तो H+ देगा और HSO4- देगा। तो यहाँ पे जो एसिड कांस्टेंट होगा उसको Ka1 बोलेंगे, है ना। एसिड कांस्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते थे, है ना। तो Ka का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है। फिर से HSO4 आएगा, HSO4-, इसको तोड़ेंगे तो H+ और SO4 2- देगा। तो यहाँ पे जो एसिड कांस्टेंट आएगा उसको Ka2 बोलेंगे। तो ओवरऑल है ना, टोटल K कितना हो जाएगा, Ka1 + Ka2। तो जितना ज़्यादा Ka1 + Ka2 का एडिशन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेट H2SO4 लेस वोलाटाइल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टाइप से। तो ये OH है, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए जो है लेस वोलाटाइल है ना। वोलाटाइल मतलब क्या, दूसरे H2SO4 मॉलिक्यूल से क्या होगा, अट्रैक्टेड रहेगा, इसलिए जो है वो जल्दी से वोलाटाइल मतलब उड़ेगा नहीं, है ना, बॉयल नहीं होगा। और डाइल्यूट H2SO4 जो है वो एसिडिक नेचर का है, इसलिए ध्यान रखना है कि फिफ्थ रिएक्शन है ना, डाइल्यूट H2SO4 प्लस मेटल, है ना, मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल सल्फेट बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे मेटल क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव वाला ही जो रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो सब रिएक्शन नहीं करेगा। मान लो H2SO4 को, डाइल्यूट H2SO4 को कॉपर से रिएक्शन करा दिए, यहाँ पर डाइल्यूट लगा हुआ है, तो हो जाएगा नो रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेते ना तो रिएक्शन होता। यहीं पे H2SO4 को हम लोग सपोज जिंक से करा देंगे, तो जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव वाला है, तो ZnSO4 बना लेगा प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ है ना, डायल्यूट H2SO4 हम लोग पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, सब पढ़ लिए, ठीक है। और ये सब रिएक्शन है ना, इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये सब रिएक्शन इसी टाइप से बनेगा, इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इसी के साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया। अब आ जाता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स मतलब सल्फर का, है ना, एसिड्स, एसिड्स जिसमें मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड होगा, मतलब जिसमें जैसे H2SO4 हो गया, अभी जो किए थे ये हम लोग फास्फोरस में भी पढ़े थे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, है ना, वैसा एसिड जो इसमें ऑक्सीजन होगा आर नॉन एज ऑक्सो एसिड्स, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो जैसे H2SO4 हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब हो गया ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है जो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। अब कोई भी ध्यान रखना है, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड को दोगुना करके एक वाटर निकाल लोगे तो उसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। क्या बोले, दोगुना करके एक वाटर निकाल लोगे। जैसे H2SO4 का दोगुना करो, H2SO4 है, इसको हम लोग क्या किए, ट्वाइस किए, तो बन जाएगा H4S2O8। इसमें से H2O माइनस कर लो, -H2O, तो 2 हाइड्रोजन चला गया तो 2 बचेगा। सल्फर तो उतना ही है, ऑक्सीजन 8 में से 1 चला गया तो 7 बचेगा, तो H2S2O7। इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब देखो, पायरो में यदि हम लोग एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना, पर डाई सल्फ्यूरिक H2S2O8। और एक घटा देंगे तो उसको बोलेंगे हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, एक घटा देंगे तो नाम है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और इसमें इसी सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन माइनस कर लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो जानती हो, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो पर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। पर मतलब जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो पर नाम आ जाता है। जैसे देखो यहाँ भी पर आ गया, लेकिन 2 सल्फर था इसलिए डाई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है। और है ना, यहाँ पे एक कम हो रहा तो हाइपो आ रहा था, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। और इसमें से H2O डायरेक्टली हटा माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, जैसे H2SO4 है, ध्यान रखना है कि, है ना, ऑक्सीजन का, जैसे सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। और जब मतलब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से बनेगा, सल्फर सेंटर पर रहेगा और 4 ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और H का पेयर बना लो, OH का कितना OH बनेगा, 2, 2 OH बना लो, ये एक 2 OH बन गया। और कितना ऑक्सीजन बच गया, 2, तो 2 ऑक्सीजन बच गया। इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड, इस टाइप से। मान लो यहाँ पे H2SO3 का बनाना है तो कितना OH का पेयर बन रहा है, 2, फिर से 2 ही बन रहा है। बट ऑक्सीजन तो एक ही बचा, तो एक डबल बॉन्ड आ गया, एक लोन पेयर बन जाएगा ये। ठीक है। इस टाइप से। मान लो H2SO5 का बनाना है, H2SO5 का। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फिर OH का कितना पेयर बन रहा है, 2, तो 2 OH का पेयर बना लिए। ठीक है। बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड वाला परऑक्सिस, इसका नाम है हाँ, कारोज एसिड, है ना, कॉमन नेम है कारोज एसिड। और ये पेरोक्सीडाइस सल्फ्यूर पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी जब भी आएगा तो समझ लेना कि 2 ऑक्सीजन लगातार आने वाला है, तो इस टाइप से। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, इस टाइप से लगा लेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन लगातार आएगा, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। हाँ। तो ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं एक बार, है ना, ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दिए, है ना। उसी तरह H2S2O4 आएगा, H2S2O, H2S2 सपोज O8 आ गया या O7 आ गया, पायरो वाला, है ना। तो ध्यान रखना कि H2S2, है ना, OX आ गया, यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, H2S2OX, X का वैल्यू 6 या उससे कम आएगा, X का वैल्यू 6 और उससे कम आएगा तो यहाँ पे SS लिंकेज बनेगा, S और S के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होगा। और X का वैल्यू 7 या उससे ज़्यादा आ गया तो SOS लिंकेज बनेगा। ठीक है, बस इतना याद रख लो, हो जाएगा। H2S2 जब 2 सल्फर आएगा तब, है ना, यदि 6 या उससे कम आया तो SS लिंकेज बनेगा, और 7 या उससे ज़्यादा आएगा तो SOS लिंकेज बनेगा। जैसे यहाँ देखो 7 आ गया, H2S2O7 आ गया। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखेंगे तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 7 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। इक्वल आएगा तो SOS लिंकेज, लेकिन ज़्यादा आएगा, 7 से ज़्यादा आ गया तो यहाँ पे आएगा SOOS लिंकेज। ठीक है, ये ध्यान रखना।
7 से ज़्यादा आ गया तो क्या देखेंगे, SOOS लिंकेज। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे पहला हो गया H2S2O7, तो 7 आ गया, 7 आ गया तो SOS मतलब SO और S के बीच लिंकेज हो गया। और बाकी जितना ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन तो बीच में आ गया, 2 सल्फर भी हो गया, 6 ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन। तो OH एक यहाँ लगा दी, एक OH यहाँ लगा दी। उसका डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन यहाँ, 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 है ना, इस तरह का। ठीक है, मान के चलो यहाँ लिखा होता है H2S2O8 रहता, या O6 रहता, 6 से लो कर लेते हैं, 6 रहेगा तो फिर से ये केस आ जाएगा, 6 या उससे कम रहेगा तो सल्फर सल्फर लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, 2 सल्फर लगातार हो गया और 2 OH बनेगा, तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ तो एक ऑक्सीजन यहाँ, इस टाइप से। ठीक है, मान के चलो यहाँ रहता है H2S2O8 आ गया, 7 से ज़्यादा आ गया, 7 से ज़्यादा आ गया तो क्या करना है, SOO लिंकेज बनाएंगे। ठीक है, SOOS। ठीक है, और OH इसमें भी एक OH लगा दो, इसमें भी एक OH लगा दो, इसमें डबल बॉन्ड हो, इसमें भी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, टोटल ऑप्शन 8 हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ रहता है H2S2O5, है ना। ऐसे तो इतना ही काफ़ी है, चलो इतना ही काफ़ी है, छोड़ दो। ठीक है, इसका इसका भी स्ट्रक्चर चलो इसको बना ही लेते हैं, आगे हैं तो H2S2O5 फिर से 6 या उससे कम आ गया तो SS लिंकेज बनेगा। ठीक है, OH लगा दो, एक OH यहाँ तो एक OH यहाँ। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दी, है ना, डबल बॉन्ड हो। लेकिन ऑक्सीजन 5 ही है तो 4 ऑक्सीजन हो गया, एक पे डबल बॉन्ड लगा दी तो एक पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ सल्फर का, है ना, पूरा का पूरा कंपाउंड्स सब कुछ कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ ग्रुप 16 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग ग्रुप 17 पढ़ेंगे, और फिर, है ना, मतलब हमको लगता है और 2 लेक्चर्स में P ब्लॉक खत्म, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। 18 तो थोड़ा सा है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, है ना। आई होप अच्छा लगा होगा, है ना, जो भी दिक्कत होगा डाउट पूछ सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाए हैं, है ना। ओके, गुड नाइट।